हेलो वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे अपनी इसी टॉपिक को और अब इसको पूरा कर लेंगे। आज हम समझने की कोशिश करते हैं और अब मैं आप लोगों को डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन समझाऊंगा बेटा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आज नाउ वी स्टार्टेड अबाउट कि डाइजेशन तो हो चुका है, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। किसकी बात करने वाले बच्चों पर? एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब सुनो, इस एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को अगर हम समझते हैं तो उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से पार्ट से जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है। तो बेटा बड़ा प्रॉब्लम रहता है बच्चों के साथ में, उनको समझ ही नहीं आता कि कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अपन ये समझ लें एक बार, देखो इधर कि एब्जॉर्प्शन साइट्स क्या है, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा बच्चे। एक बार ये देख लें कि एब्जॉर्प्शन साइट्स क्या है, जगह कौन सी है जहां क्या एब्सॉर्ब होगा। तो देखो एब्जॉर्प्शन साइट का मतलब होता है जगह, एब्जॉर्प्शन साइट। तो देखो सबसे पहले थोड़ा बहुत डाइजेशन कहां होता है? इन बकल कैविटी। कहां होता है बच्चों? बकल कैविटी। तो पहला नाम लिखो बकल कैविटी, या आप इसे माउथ में भी इंक्लूड कर सकते हो बच्चों। तो देखो बकल कैविटी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ड्रग्स को एब्सॉर्ब करती है, जो सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाते हैं बच्चों? डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स को एब्सॉर्ब करती है, ठीक है, ड्रग्स को एब्सॉर्ब करती है। इसके साथ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, थोड़े बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को भी क्या कर लेती है बेटा? एब्सॉर्ब। सर कार्बोहाइड्रेट एब्सॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड, बिल्कुल सही है, हम मोनोसैकेराइड की फॉर्म में होते हैं। तो देखो ये मोनोसैकेराइड में जब बदल जाएंगे तब इनको ये एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, बकल कैविटी में हो गया, फेरिंक्स में कुछ नहीं होता, ईसोफेगस में कुछ नहीं होता, स्टमक में आ जाओ। स्टमक पानी एब्सॉर्ब करता है, वाटर। लिख लीजिए अल्कोहल वाटर एब्सॉर्ब करता है और अल्कोहल एब्सॉर्ब करता है। ये हमने बात की थी बेटा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में कि स्टमक सर अल्कोहल को एब्सॉर्ब करता है। हमारी बॉडी बनी नहीं है अल्कोहल को एब्सॉर्ब करने के लिए, लेकिन फिर भी बेचारा स्टमक पर लाद दिया जाता है काम, तो कर तुझे एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तू कर सकता है। ठीक है, ले मैं कर लेता हूं। तो ये वाटर और अल्कोहल को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मेन फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो क्या क्या कर लेती है? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और फैट सोल्युबल विटामिन।
फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कोई बता सकता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? देखिए जरा किसमें है कितना दम, जो बताएगा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के नाम। नहीं पता, बेइज्जती मत करो सर, मैं बता देता हूँ बच्चों। देखो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। हिमांशु की तरफ से आंसर आ गया, अमन की तरफ से भी आंसर आ गया। हाँ मेरा सुन के ही आंसर किया तुम लोगों ने, मैं पहले ही दे दिया था। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं बच्चों ए, डी, ई, के। लिख लो रे राजा बेटा, ए, डी, ई, के। ठीक है, तो ये किसमें आते हैं बच्चों? ए, डी, ई, के, यानी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरी चीज देखो, हाँ अब आ जाओ लार्ज इंटेस्टाइन भैया के पास। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? किसी भी बच्चे को पूछो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, सर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। अच्छा तो फिर और कोई नहीं करता? ना सर, और कोई नहीं करता। सारी जिम्मेदारी ठेकेदारी हमने लार्ज इंटेस्टाइन को दी है पानी की, कि भाई तू हम जितना भी पानी पिएंगे सारा तू एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर हमने बोला कि भाई क्या स्टमक नहीं करता है? तो नहीं सर। तो बेटा याद रखना, पानी का एब्जॉर्प्शन स्टमक भी करता है, याद रह जाएगा। लेकिन उसका नाम ज्यादा होता है ना, जो ज्यादा काम करता है घर में। थोड़े वाले का कहाँ नाम होता है ना? जो मैक्सिमम काम करता है, हाँ भाई इसने ही किया है, ये तो बहुत ही अच्छा है ना? ऐसा ही रहता है बेटा सबके साथ में। तो इसका मतलब क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है पानी को रीअब्सॉर्ब करने के लिए। इसलिए हम सडनली आंसर करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब वाटर। ठीक है बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन मेनली क्या करती है बच्चों? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है मेनली। तो इसके अलावा ये बेटा मिनरल्स का भी करती है, मिनरल्स का भी करती है। ठीक है, साल्ट्स जो मिनरल्स होते हैं, और 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का भी करती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का भी करती है। तो वाटर सॉल्युबल 2 ही बचे, बी एंड सी, BC। ठीक है, इतना क्लियर पता चल गया? ये भी आ गया तो बढ़िया है, बहुत है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल बी और सी लार्ज इंटेस्टाइन, फैट सॉल्युबल ए, डी, ई, के स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ मैकेनिज्म पर। तो अब मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन कैसे होगा उसे हम समझते हैं। तो जगह बना ले, क्या मैं इसे हटा दूं? आप अगर लिखना चाहें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहां से। ठीक है बच्चों, तो अब सुनो, एक बार ले लीजिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, अब आओ बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब समझेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के मैकेनिज्म। देखो कार्बोहाइड्रेट को जब आप सिंपली तोड़ते हो, देखो कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, ये हम बायोमॉलिक्यूल पे डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? कार्बन के हाइड्रेट्स। इनकी सिंपलर फॉर्म होती है बेटा मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। और उसका एग्जांपल क्या पढ़ेंगे अपन? ग्लूकोज। इसलिए कहते हैं ना, हाँ तुम मुझे ग्लूकोज दो, मैं तुम्हें चैप्टर सिखाऊंगा, आजादी तो नहीं दे पाऊंगा। तो देखो बच्चों, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। क्या देता है बच्चों? एनर्जी देता है, एटीपी एनर्जी देता है। ग्लूकोज को जलाकर एटीपी मिलती है अपन लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो ग्लूकोज आ गया। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन
प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है बेटा? अमीनो एसिड। बोलो प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है बेटा? प्रोटीन किस में होता है बेटा? अमीनो एसिड में। ओके, इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूटते हैं। आप सुनो बच्चों, अब आप फोकस करके देखो। देखो क्या सर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अगर मैं ऐसे समझूं तो इंटेस्टाइन में सेल्स हैं। देखो मैक्सिमम, यहां लिख लो, मैक्सिमम डाइजेशन इन ड्यूडोनम। ठीक है बेटा, मैक्सिमम डाइजेशन इन ड्यूडोनम और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम। कितना क्लियर है बच्चों? मैक्सिमम डाइजेशन किस में होगा बच्चों? ड्यूडोनम में। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होने वाला है बच्चों? जेजुनम। अब इस दोनों प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करो कि जो ड्यूडोनम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो जेजुनम है इट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सर ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसे हम थोड़ा कॉन्सेप्टली समझते हैं बच्चों कि ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विली कहते हैं। तो कैसे होते हैं सर वो? देखो, ये हम बना देते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह। ओके बच्चों, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। यहां मैं सेपरेटली थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये हमारे दूसरे सेल्स हैं। देखो बच्चों, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब इन्हें कैसे समझने की कोशिश करेंगे आप कि ये एक पर्टिकुलर सेल है। ऐसे मान लीजिए, अब इसकी बाउंड्री बना दें, ये एक पर्टिकुलर सेल है और ये एक पर्टिकुलर सेल है बच्चों। तो ऐसे ही यहां पर ये भी एक पर्टिकुलर सेल है और ये भी एक पर्टिकुलर सेल है। तो इनके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा फूड मटेरियल्स का। किसका ट्रांसफर किया जाएगा बच्चों? फूड मटेरियल्स का। कैसे करेंगे सुनो, ये हमारा ल्यूमेन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ल्यूमेन इन इंटेस्टाइन। तो ये बेटा हमारा ल्यूमेन है इंटेस्टाइन के अंदर। अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा ल्यूमेन है। ल्यूमेन कह सकते हैं अपन इसको। तो दिस इज ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपन ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। क्लियर है बात? आगे समझो। इस ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर आप यहां क्या देखने की कोशिश करोगे बच्चों कि सर यहां पर आ गया है ग्लूकोज। जब उसका मोनोसैकेराइड में ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पर क्या आ गया बेटा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। प्लीज बी अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। दीज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। क्या है बच्चों? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इनके साथ छोटे छोटे अमीनो एसिड्स भी है। तो अमीनो एसिड्स भी तो ब्रेक डाउन होके आ गए ना। ओके बच्चों, ये अमीनो एसिड्स है। तो ये ब्लैक ड्रॉप जो मैं बना रहा हूं ये अमीनो एसिड्स हैं, और जो रेड ड्रॉप्स मैंने बनाए ये बेटा क्या है आपके? ये आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और ये है आपके बेटा अमीनो एसिड। आप सुनो, हमने अभी बात की थी कि खाने में नमक डालना चाहिए। ठीक है,
है ना। खाने में नमक डालेंगे तो स्वाद अच्छा आएगा, स्वाद अनुसार। आपको पता है बच्चों, हम लोगों को अभी तक नहीं पता, मैक्सिमम बस इतना पता है आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, कि आयोडीन होना चाहिए हमारे नमक में, क्योंकि वो हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए भी जरूरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई वी आर एडिंग सॉल्ट्स। आयोडीन में होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स। अगर आप नमक नहीं खा रहे तो इसका मतलब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। आपको कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम आयंस देने पड़ेंगे, और सोडियम हमें कहां से मिलेगा बच्चों? सॉल्ट के थ्रू। क्लियर है बात? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि सोडियम क्या करता है, वो हमारी सेल्स को फूड प्रोवाइड करवाता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। किस किस में? कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स में। वो कैसे, वो देखते हैं, आओ। तो आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने क्या किया बच्चों? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने क्या किया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने फूड को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है? ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगर हम क्या करेंगे कि जो फूड को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया है बच्चों? यहां पर फूड को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे सुनो, एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पे ये देखना पड़ेगा कि इसमें सोडियम आयंस होने चाहिए। तो देखो ये सोडियम आयंस, ये लो सोडियम आयंस मैं बना रहा हूं Na+ सोडियम आयंस। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको इसको एक अलग तरीके से यहां और बताना चाह रहा हूं, तो इसको अपन देखते हैं इसका क्या होता है। देखो इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास सपोज कीजिए दो सेल्स है, एक सेल यहां पर है और एक सेल यहां है, और एक दूसरी सेल बना देते हैं, एक सेल यहां है, चलो ये यहां, ये सब विलीज की सेल है, विली की सेल, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मुझे बताओ, जब यहां पर ग्लूकोज है, यहां पर सोडियम है और जहां यहां पर अमीनो एसिड्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सुनो मेरी बात को, समझने की कोशिश करो बच्चों। तो ये क्या करती है, ये वाली सेल्स इनके पास पहले से सोडियम है। क्या है बच्चों? इनके पास सोडियम है, इनके पास, सबके पास सोडियम है। अरे चलो इनके समझा, इन सभी सेल्स के पास सोडियम है, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस, ठीक है। तो याद करो, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम आयंस होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि यहां पर एटीपी यूज करके सोडियम को सेल से बाहर फेंक दिया गया। समझो कैसे? ये लो सर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने क्या किया बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने क्या किया? सोडियम को एग्जिट कर दिया, सेल से बाहर कर दिया। सोडियम बाहर, क्लियर बच्चों? सोडियम बाहर हो गया। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने सोडियम को बहुत ज्यादा बाहर निकाल दिया, तो सेल के पास सोडियम की डेफिशिएंसी हुई या नहीं हुई? सेल के पास डेफिशिएंसी हुई या नहीं हुई? हुई बच्चों, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम की। अब मुझे बताओ, यहां के खाने में
यहां के खाने में सोडियम है, आपने नमक खाया है ना, तो उसके पास NaCl है। तो मुझे बताओ वो NaCl ल्यूमेन से सेल के पास जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा बच्चों। एक्टिव सेल ट्रांसपोर्ट करके हमने क्या किया, सारा सोडियम बाहर निकाल दिया स्पेसेस में, खाली जगह पे। अब हम क्या करते हैं, अंदर ल्यूमेन से सोडियम को अंदर लाते हैं। तो देखो सुनो, ऐसे समझो, यहां से सर सोडियम का ट्रांसफर होगा, सोडियम का ट्रांसफर होगा, लेकिन ये किसके थ्रू होगा बेटा? विदाउट एनर्जी। किसके थ्रू होगा? विदाउट एनर्जी। अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ा बहुत समझ में आता होगा तो ये कैसे प्रोसेस होता है, हाई टू लो की ओर। डिफ्यूज कैसा होगा बेटा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर। वापस समझो, सेल के पास कंसंट्रेशन कैसी है? लेस। ल्यूमेन के पास सोडियम की कंसंट्रेशन कैसी है? हाई। तो ल्यूमेन से सेल की तरफ मूव करेगा ना सोडियम, यस या नो? करेगा। तो उस मूवमेंट के लिए एक फैक्टर होता है, इसे आप कोफैक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो आप? इसको कोफैक्टर भी कह सकते हो। और ये क्या करवाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है बच्चों, लिख लीजिए। ये कोफैक्टर क्या करवाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है। कितना समझो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है। कौन करवाता है बच्चों? कोफैक्टर करवाता है। क्लियर? अब जैसे सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपकी कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, यहां एटीपी यूज नहीं होती। तो यहां फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या यूज नहीं होता बच्चों? एटीपी। अब सुनो, तो ये जो सोडियम है, सोडियम आयंस हैं, वो बताओ ल्यूमेन से सेल की तरफ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो अब हमें क्या समझना है कि जैसे ही ल्यूमेन से वो सेल की तरफ मूव करेंगे तो बेटा समझो कि इनके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं, वो भी इनके साथ बाइंड हो जाएंगे सोडियम आयंस के साथ। किसके साथ बाइंड हो जाएंगे बेटा? सोडियम आयन के साथ। और अमीनो एसिड भी इनके साथ बाइंड हो जाएंगे। ये लो, यानी ऐसे समझ लो, सोडियम एक ऐसी नाव है जो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बैठा करके ल्यूमेन में से दूसरी सेल के पास लेके जा रही है। बात समझ में आ रही है? सोडियम एक वो वे है जिससे कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड दोनों इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से सेल के पास जा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, सोडियम ना हो तो क्या कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा? अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये एक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उस ट्रांसपोर्ट का नाम हमने यहां क्या लिखा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या लिखा बेटा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, इसके बाद समझो बेटा, इसमें समझेंगे अपन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब हुआ तो हमारी एक सेल के पास में यहां पर सोडियम की मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल और अमीनो एसिड सेल के पास आ गए। तो इसका मतलब बिकॉज वी आर एडिंग सॉल्ट्स दे कैन ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स। ओके, ठीक है, आ गया बच्चों ऐसा। अब सुनो, अब इन सेल्स के पास में खाना आ गया, ग्लूकोज आ गया और अमीनो एसिड्स आ गए। बोलो क्या क्या आ गया बच्चों? ग्लूकोज आ गया और अमीनो एसिड आ गया। अब ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स क्या करेंगे? ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड को आपको देना पड़ेगा ब्लड को। किसको देना पड़ेगा बच्चों? ब्लड को, क्योंकि सेल तो खुद के पास नहीं रख सकती इतना खाना, तो उसे किसे देना पड़ेगा बच्चों? ब्लड को।
तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड, क्या करेगा बेटा, ब्लड एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, यस, ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ब्लड के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए ना। जैसे सर हमने यहां पर पढ़ा कि ये कोफैक्टर होते हैं जो क्या कर रहे हैं सर, ल्यूमेन में से ग्लूकोज, सोडियम और अमीनो एसिड को सेल के पास ला रहे हैं। ऐसा ही ब्लड के पास भी तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए या कोई फैक्टर होना चाहिए जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर पाए। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना। यू हैव एनसीईआरटी, हिमांशु यू हैव एनसीईआरटी, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, देखा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर, खोलो बायोमोलिक्यूल जल्दी फास्ट, बायोमोलिक्यूल चैप्टर को खोलिए एक बार। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक सेकंड टेबल है, देखो बेटा कनेक्शन कैसे किसका कहां से है। देखो एक सेकंड टेबल है, यस, बायोमोलिक्यूल में एक सेकंड टेबल है और उस टेबल के अंदर आपको कहीं GLUT4 दिखाई दे रहा है क्या, GLUT4 टेबल में GLUT नहीं दिखाई दे रहा अमन यादव। ये टेबल बेटा टेबल है GLUT4, वेरी गुड, हिमांशु को मिल गया है GLUT4, वेरी गुड, हिमांशु ने ढूंढ लिया है, ठीक है। तो बेटा GLUT4 जो होता है, देखो इसके आगे लिख लो, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, लिख लीजिए, ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, किसके अंदर, इन ब्लड। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जामिनेशन में बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GLUT4, अब कहीं लिखा हुआ नहीं था, एनसीईआरटी के टेबल में था, तो बच्चे समझ ही नहीं पाए। अच्छा टेबल भी याद करनी थी, हमें तो पता ही नहीं था बेटा, सब कुछ याद करना है एनसीईआरटी का। तो यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर हमें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो किसमें करना है उसका ट्रांसपोर्टेशन बेटा, ब्लड के अंदर। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, GLUT4, लिख लीजिए GLUT, GLUT4 ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज को, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, ग्लूकोज को। क्लियर है बात, समझ में आ गई। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ल्यूमेन से सोडियम के अंदर एक कोफैक्टर्स आए और उन कोफैक्टर्स ने सोडियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को कहां पहुंचाया, उसके नियर बाय सेल्स के पास, विलीज के पास। फिर उन विलीज ने GLUT4 की मदद से ब्लड वेसल्स को क्या दे दिया बच्चों, यहां पर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा, पूरी बॉडी के अंदर। अब मान लीजिए आपकी बॉडी ने मैक्सिमम ग्लूकोज खाया, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, तली हुई चीजें नहीं खाते, फैटी चीजें नहीं खाते कि हम मोटे हो जाएंगे, और वो मोस्टली मीठा खाते रहते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हो तो आप बेटा फैटी हो जाओगे। ऐसा क्यों सर, सुनो इसके पीछे का कारण बताता हूं। खूब गुलाब जामुन खाओ फिर भी मोटे हो जाओगे आप लोग, क्योंकि गुलाब जामुन में तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो सर आप मोटे नहीं होंगे। हाँ घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। अब समझो उसको कैसे, आपके पास जो ग्लूकोज है बेटा, सुनो, आपके पास जो ग्लूकोज है, मान लीजिए आपने 100% ग्लूकोज एब्सॉर्ब कर लिया। कितना परसेंट बच्चों, 100% आपने ग्लूकोज एब्सॉर्ब कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो। तो इस 100% ग्लूकोज को जब हमने एब्सॉर्ब कर लिया तो हमने अपनी एक्टिविटीज के लिए 60% ग्लूकोज यूज कर लिया। मैं बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं, तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है ना, भिजवा देना भाई सब। तो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, तो इस एनर्जी को बनाता कौन है, एटीपी, और एटीपी बना किससे है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। बात समझ में आ रही है। बारिश थोड़ी आ रही है बेटा, बारिश कहां आ रही है, बारिश नहीं आ रही, समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब सुनो,
तो 60% ग्लूकोज को हमने कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? कंज्यूम कर लिया। और किस में? फिजिकल एक्टिविटी में। भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, बोल रहे हो, खेल रहे हो, तो ये सब आपका बेटा क्या करता है? आपका क्या करता है? ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेता है। अब हम क्या करें? दूसरी चीज, सर 40% बच गया ग्लूकोज, तो देखो 40% में से 20% ग्लूकोज आपके लीवर को चला जाता है। किसको चला जाता है? लीवर को चला जाता है। और लीवर क्या करता है? उस ग्लूकोज का कन्वर्टेशन कर लेता है ग्लाइकोजन में। बोलो बच्चों, उस ग्लूकोज का कन्वर्टेशन कर लेता है किसमें बच्चों? ग्लाइकोजन में। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोजन। और इसको स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। तो याद करो, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन ही था हमारा। हमारी बॉडी में हमारा रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोजन। बोलो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। अब सर 20% कहां गया? लो आओ मजा लेंगे। तो देखो 20% ने क्या किया? 20% जो ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी में, फैट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? फैटी टिश्यूज में। ये लो, मोटापा आ रहा है ना, हाई कैलोरी मिल रही है सर हमारे फूड से। सर इससे इतना कैलोरी मिल रहा है, मैं तो इतना नहीं लूंगा। अरे चाय से बहुत कैलोरी मिलती है, इसलिए मोटापा आ जाता है लोगों को चाय पीने से, इसलिए सजेस्ट करते कॉफी पियो। ऐसा सब बहुत सारे लोग हाइजेनिक देखता हूं मैं तो। हाँ सर बस इतना ही बटर, बटर इससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं सर, बस इतना ही शुगर ऐड करे सर, ज्यादा मत दो, ऐसा कुछ। और गाँव में लोग जी वीडियो दे रहा, आ जाओ। 20% जो ग्लूकोज होता है, 20% जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड। ये लो बेटा, मजा आ गया। सर कार्बोहाइड्रेट ने भी फैटी एसिड बना दिया, ओ माय गॉड। तो आपसे मीठा खाना कम कर दो, ठीक है? तो देखो, कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड, और इसने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई है? I hope you will be understand about the glucose absorption and amino acid absorption, and also know about the what we use of glucose, कि हमारा बॉडी कहाँ उसे यूज करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है लास्ट बेटा, उसकी बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत सारे लोग अफेक्टेड होंगे आप में से भी, ठीक है? लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। आओ बच्चों, तो देखो हटा दे से, ओके चलिए। तो देखो इसमें हम देखेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखो लैक्टोज एक टाइप ऑफ शुगर है। लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर। बोलो बच्चों क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को, है ना? ठीक है। अब सुनो, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है, इंटॉलरेंस मतलब जिसे हम अपने पास नहीं रख सकते या उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसे इंटॉलरेंस कहेंगे। कुछ लोगों के अंदर लैक्टोज शुगर को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, दिस इज कॉल्ड लैक्टेज एंजाइम। बोलो कौन सा एंजाइम होता है बेटा? लैक्टेज एंजाइम।
दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक लैक्टेज एंजाइम होता है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को। तो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? लैक्टेज एंजाइम होता है। अब हम क्या करें, कुछ लोगों में लैक्टेज एंजाइम या तो कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है, खत्म हो जाता है, होता ही नहीं है उसके पास। तो वो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूध के प्रोडक्ट क्या? चाय, खीर, दही, छाछ, मक्खन, भूख तो नहीं लग रही ना, इन सब को वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो जब उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो उनके बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता, तो दे कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो लोग इस बीमारी से, समस्या से ग्रस्त होते हैं, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए मिल्क प्रोडक्ट्स को। लेकिन कई लोग बेचारे जबरदस्ती भंडारे में कभी खा लेते हैं तो उनको बड़ी समस्या हो जाती है, उसके बाद वोमिटिंग, ब्राउलिंग, है ना, स्टमक पेन, ऐसे बहुत सारी चीजें उनको साथ में देखने को मिलती है, बिकॉज दे कैन नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज। ठीक है बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्लियर है बात यहां तक की? समझ में आ गई लैक्टोज इंटॉलरेंस? ओके, अब सुनो मेरी बात को आगे। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस यहां तक का, ठीक है। हमारे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इतना ही है, काफी लंबा चला, चीजों को हमने स्टेप टू स्टेप समझा। अब हम कल क्या करेंगे? इससे एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे बेटा? एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।